जय हिंद साथियों। डाउट काउंटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं कार्तिकेय पांडे आप सभी के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आप सभी के लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही शानदार सी क्लास, जनगणना 2011, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जहां पे इससे क्वेश्चन न पूछे जाए और इन फ्यूचर पूछे भी जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे, इसको बहुत ही शानदार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में जनगणना की मीनिंग क्या होती है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है और जनगणना 2011 में क्या वो डाटा निकल कर आया, वो सारी चीजों को हम लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। तो भाई नाम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जनगणना का मीनिंग क्या है। ठीक है, जन मतलब क्या होता है? इंसान, मनुष्य। ठीक है, इंसान या मनुष्य की गणना करना ही क्या होता है? जनगणना होता है। भाई नाम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जनगणना का अगर पूछे कोई तो क्या इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, तो मतलब जन मतलब क्या? मनुष्य, इंसान। इंसान की ही गणना करना ही क्या है? जनगणना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा क्या गया है कि जनगणना का अर्थ है किसी देश के क्षेत्र में रहने वाली निश्चित वर्ग, जाति, धार्मिक आबादी की जनसंख्या का सामाजिक डाटा एकत्र करना, उसका विश्लेषण करना और संकलित करना। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या जनगणना आप एक क्लास में बैठ करके या एक ऑफिस में बैठ करके आप जनगणना कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसके लिए हमें करना क्या होगा? हमें डोर टू डोर जाना होगा। वहां से हमें क्या करना होगा? चीजों को कलेक्ट करना होगा। ठीक है, फिर उसको एनालाइज करना होगा, कंपाइल करना होगा, तब जाके जनगणना होती है। फिर बात ये आती है कि इसको कराने का फायदा क्या है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि सपोज करो आपकी क्लास में 50 लोग हैं। कितने? 50 लोग हैं आपकी क्लास में। ठीक है, आपको अपने क्लास की स्ट्रेंथ पता नहीं है कि हमारे यहाँ पे कितने बच्चे हैं। ठीक है, और आज आपका बर्थडे है, आप 10 रुपए में 20 टॉफी लेकर के पहुंच गए अपने क्लास में कि हम आज चलेंगे, बच्चों को क्या करेंगे? टॉफी बांटेंगे। ठीक है, तो 10 रुपए में 20 टॉफी अगर आपके पास है, तो वो आप अगर बांटना चालू करोगे तो वो 20 ही लोगों तक पहुंच पाएगी। बाकी तो 30 लोग ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। तो इसीलिए जनगणना होता है। अगर आपको पता होगा कि हमारे यहाँ 50 टॉफी है, तो भाई आप 50-51 टॉफी लेके गए और बांट दी, सारे लोगों को पहुंच गई। इससे क्या होता है? सरकार इसलिए जनगणना कराती है कि उसको एक एग्जैक्ट हमारे यहाँ की पॉपुलेशन पता रहेगी। ठीक है, सरकार जनगणना कराती है तो उससे क्या पता होता है उसको कि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, हमारे यहाँ पे जनरल कैटेगरी कितने परसेंट है, SC ST कैटेगरी हमारे यहाँ कितने परसेंट है, किस स्टेट में SC पॉपुलेशन ज्यादा है तो किस स्टेट में ST पॉपुलेशन ज्यादा है। तो वो सारी चीजें हमें किससे पता चलती है? हमें जनगणना से पता चलती है। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको पता चल ही गया हो। ठीक है, अब आगे चलेंगे कि इसकी इतिहास क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो आइए देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन काल में रोमन एम्पायर, ठीक है, रोमन एम्पायर ने क्या किया था? प्राचीन काल में एक कैडेस्ट्रल सर्वे किया। क्या किया था? एक कैडेस्ट्रल सर्वे किया था। किस लिए किया था? भाई उनको अपने यहाँ की पॉपुलेशन चेक करना था कि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है। तो उन्होंने क्या किया था? कैडेस्ट्रल सर्वे किया। तो इससे आपको ये पता चल गया होगा कि भाई ये जो जनगणना हो रही है आज की चीज नहीं है, ये प्राचीन काल से चली आ रही है। ठीक है, फिर बात ये आती है क्या इसका कहीं उल्लेख किया गया है? तो भाई आपको सभी को पता होगा, बहुत ही फेमस लेखक अबुल फजल, जिन्होंने अकबरनामा भी लिखा है। ठीक है, इन्होंने आईने अकबरी में इसका क्या किया है? उल्लेख किया है। किस चीज का उल्लेख किया है? सेंसस का किया हुआ है। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर है। तो आपको ये चीजें भी पता चल गई कि भाई ये आज की चीजें नहीं है, सरकार जो जनगणना कराती है ये प्राचीन काल से चली आ रही है। ठीक है, और इसका उल्लेख भी कहीं ना कहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर है। अच्छा, फिर एक चीज ये पूछता है एग्जाम में कि मॉडर्न पद्धति पे सबसे पहले जनगणना किसने कराया था? किसके द्वारा हुआ था? ठीक है, तो उसने किसने किया था? स्वीडन ने। स्वीडन ने क्या किया था? आधुनिक पद्धति पे पहली बार क्या किया था? जनगणना आयोजित किया था। यहाँ तक आपको बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक। अच्छा, अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो जनगणना होती है वो कितने साल पे होती है? क्या वो 1 साल पे होती है, कि हर साल होती है, कि हर 2 साल पे, 5 साल पे, कितने साल पे होती है? तो ये तो आपको पता होगा कि भाई हमारे यहाँ पे कितने साल पे होती है? हर 10 साल पे क्या होती है? जनगणना होती है। ठीक है, तो जो 10 साल पे जो जनगणना होती है उसी को ही हम कहते हैं क्या? डेसिनियल सेंसस। क्या कहते हैं? डेसिनियल सेंसस। अब बात ये आती है कि सबसे पहले किसने डेसिनियल सेंसस किया था? ठीक है, किसने करवाया था? ठीक है, तो अमेरिका ने 1790 में क्या किया था? 10 साल पे जनगणना। उन्होंने क्या कहा कि भाई हम यहाँ पे 10 साल पे क्या करेंगे? जनगणना करेंगे। तो सबसे पहले किसने शुरुआत की थी? अमेरिका ने की थी। और डेट आपको याद रखना है, कब? 1790। यहाँ तक आपको बात क्लियर है? ठीक, आइए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे जनगणना कब हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, जो पहला कंप्लीट सेंसस था वो हमारे यहाँ पे कहाँ पे कंडक्ट कराया गया था? वो ढाका में कंप्लीट कराया गया। ठीक है, कहाँ पे कराया गया था? ढाका में कराया गया था 1830 में। कब? 1830 में। और किसके द्वारा कराया गया था? हेनरी वॉल्टर के।
ठीक है। और जो ढाका है आप सभी को पता होगा इस समय वो कहाँ पे है, बांग्लादेश में है, ठीक है, बांग्लादेश में। अब फिर एक चीज मैं आपको पूछता हूँ कि आपको पता है कि सिंक्रोनस और नॉन सिंक्रोनस क्या होता है? नहीं पता ना, ठीक है मैं बताता हूँ। सिंक्रोनस का मतलब होता है कि एक जो निश्चित समय पर जो चीजें होती हैं, एक निश्चित समय पर जो चीजें होती हैं उसको कहते हैं सिंक्रोनस। जैसे आपका जो बर्थडे होता है वो हर साल आता है, ऐसा तो है नहीं कि आज आपका 27 अगस्त को 26 अगस्त को बर्थडे है तो अगले साल 3 अक्टूबर को पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एक निश्चित समय पर जो चीजें होती हैं उसको क्या कहते हैं, सिंक्रोनस कहते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 1872 में लॉर्ड मायो ने एक नॉन सिंक्रोनस क्या कराया था, जनगणना कराया था। मतलब उन्होंने जनगणना करा दिया था, लेकिन ये क्लियर नहीं था कि अब कब होगा, ठीक है। लेकिन 17 फरवरी जो 1881 में जो रिपन के समय पे जो जनगणना हुआ था वो कैसा था, सिंक्रोनस, फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस। मतलब ये है कि 17 फरवरी 1881 में ये हमें क्लियर हो गया था कि हमारे यहाँ पे कैसी होगी, सिंक्रोनस सेंसस होगी। मतलब हर 10 साल पे क्या होगी, जनगणना होगी, ठीक है। तो 1881 में हमें क्या पता चला कि हमारे यहाँ पे जो जनगणना होगी वो कैसी होगी, हर 10 साल पे, मतलब डेसेनियल सेंसस होगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। लेकिन एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि हमारे यहाँ पे जो स्वतंत्र भारत में सबसे पहली बार जनगणना कब हुआ था, तो ये डेट आपको याद रखना है, 1951, ठीक है। आप सभी को पता होगा भाई कि हमारे यहाँ पे देश आजाद कब हुआ था, आजाद 1947 में हुआ था, ठीक है। 1947 में हम क्या हुए थे, आजाद हुए थे। तो स्वतंत्र हम क्या हो गए थे, स्वतंत्र हो गए। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत की जो प्रथम जनगणना थी वो कब हुई थी, तो 1951 में हुआ। ये डेट आपको याद रखना है, ठीक है। अब आइए देखते हैं कुछ इसके साइलेंट फीचर्स भी हम देख लेते हैं। तो 2011 में जो जनगणना हुआ था उस समय पे जो अपने रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर थे वो कौन थे, सीएम चंद्रमौली जी। कौन थे, सीएम चंद्रमौली जी थे। 2011 की जो जनगणना हुई थी, ठीक है, 2011 में जो आपका जनगणना हुआ था उस टाइम पे जो रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर थे वो कौन थे, सीएम चंद्रमौली जी थे। और उस टाइम पे अपना जो नारा क्या था जनगणना का, ठीक है, सेंसस का जो अपना स्लोगन क्या था वो था हमारा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। ये क्या था हमारा 2011 का जनगणना, जनगणना क्या था, स्लोगन था, मतलब नारा था, ठीक है। यहाँ तक आपको बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यहाँ पे लिखाया हुआ हूँ, ठीक है, या तो आप इसको क्या कहते हैं, आप नोट्स बना लेना इसका, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख लो, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि 1872 से, ठीक है, 1872 के बाद ये जो अपना 2011 में जो जनगणना हुआ था वो कौन सी जनगणना थी, मतलब पहली थी, दूसरी थी, तीसरी थी, 10वीं 15वीं कौन सी थी, तो वो हमारी कौन थी, 15वीं जनगणना थी, ठीक। यहाँ पे क्या लिखा है, 1872 के बाद से यह 15वीं जनगणना थी, ठीक। और 2011 के बाद, अब आप कहोगे कि 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके बाद 2021 में जनगणना होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया था क्योंकि कोविड आ गया था उस टाइम पे, तो कुछ कारण हुआ होगा, इसलिए 2011 की जनगणना से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जब 2021 का जनगणना हो जाएगा, 21 मतलब 10 साल बाद जब कभी भी होगा, ठीक है, जब भी होगा तो वो जो फैक्ट होगा वो चीजें उस हिसाब से क्वेश्चन पूछी जाएंगी। लेकिन अभी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 2011 की जनगणना से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन आजादी के बाद से ये कौन सा हमी जनगणना है, तो वो सातवीं, कौन सी, सातवीं जनगणना है, ठीक है। ये चीजें आप थोड़ा बहुत स्टैटिक चीजें हैं, वो चीज आपको याद करना ही होगा, इसका कोई यारा नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि 2011 में जो जनगणना हुआ उसमें क्या क्या डाटा निकल कर आया, वो सारी चीजों को हम लाइन बाय लाइन समझेंगे, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं कि 2011 में जब जनगणना हुआ तो उस टाइम पे हमारा जो पॉपुलेशन निकल कर आया वो 1.2 बिलियन आया, ठीक है। अब जो कि पार हो गया, बहुत ज्यादा हो गया पॉपुलेशन, ठीक है। लेकिन 2011 में जो जनगणना हुआ उस टाइम अपनी पॉपुलेशन कितनी थी, 1.2 बिलियन थी, ठीक है। और 2011 के पहले अगर 10 साल हम माइनस कर दें तो 2001 में जनगणना हुआ होगा, ठीक है। 2001 के बाद फिर क्या हुआ, 10 साल बाद मतलब 2011 में जनगणना हुआ। लेकिन 2001 में जो जनगणना हुआ था उससे जब 2011 में जब जनगणना हुआ तो पॉपुलेशन में 17.7% का क्या आया था, बढ़ोतरी आई, ठीक है। पॉपुलेशन मतलब क्या हुआ था, काफी बढ़ा, ठीक है। 2011 में जो जनगणना हुआ उसमें देखा गया कि भाई 2001 में जो पॉपुलेशन थी उससे 17.7% लोग क्या है, ज्यादा हुए, ठीक है। तो ये चीजें आपको डाटा कुछ आपको याद रखना है। फिर आइए देखते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा राज्य सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, किस राज्य में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, राज्य की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, राज्य की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश। और अगर आपसे पूछ लिया जाए किस राज्य की पॉपुलेशन सबसे कम है तो वो कहाँ की है, सिक्किम की। ये तो हमने बात कर ली राज्य की, लेकिन अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूटीज की, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन देखा जाएगा किस यूटीज की, तो वो दिल्ली की। कहाँ की है, दिल्ली की।
और अगर सबसे कम अगर पॉपुलेशन की अगर बात की जाए किसी केंद्र शासित प्रदेश की है तो वो आपकी लक्षद्वीप की। कहाँ की है? लक्षद्वीप की। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक मैं आपको थोड़े बहुत चीज तो मैं आपको समझा ही दिया हूँ, ठीक है। बाकी चीजें स्टैटिक्स हैं, इसको तो आपको याद करना ही होगा, इसका कोई और चारा नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी अगर पूछा जाए, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब ये होता है कि आपका जो जनसंख्या घनत्व, इसका मतलब ये है कि 1 किलोमीटर इधर में कितने लोग रहते हैं, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, वही आपका क्या होता है? डेंसिटी, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी होता है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो 2011 में जो जनगणना हुआ उसमें हमें क्या डाटा निकल कर आया कि 382 लोग जो हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। कितने लोग? 1 किलोमीटर स्क्वायर में देखा जाए तो 382 लोग रहते हैं, ठीक है। ये चीज आपको थोड़ा बहुत डाटा आपको याद रखना है। जैसे आपसे पूछ ले कि पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 में क्या थी, 382, 400, 500 कुछ डाटा दे दे, लेकिन आपको ये टिक करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, ठीक है। जैसे किस राज्य की सबसे ज्यादा जो है पॉपुलेशन डेंसिटी है? पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है? अगर एरिया ज्यादा है, ठीक है, अगर एरिया में बात करूं, अगर एरिया ज्यादा है तो क्या होगा भाई? लोग दूर दूर रहेंगे। ये भी हो सकता है ना भाई, कैसे मान लो हमारा गांव बहुत बड़ा है, ठीक है, और बहुत जगह है लोगों के पास, मतलब एक लोगों के पास कम से कम 20-20 बीघा जमीन है, ठीक है, तो वो अपना कहीं घर बना लिए, कोई कहीं बना लिए, तो मतलब क्या है कि बहुत दूर दूर लोग रहेंगे। लेकिन अगर कम जगह है, जैसे कम जगह है उसमें सब लोग पहुंच गए कमाने, ठीक है, उसी जगह पे पहुंच गए सब लोग कि चलो यहीं पे चलेंगे, यहाँ पे कमाई अच्छी है, तो सब लोग पहुंच जाओगे तो वहाँ क्या होगा? पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो बिहार की। कहाँ की है? बिहार की। और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी किस राज्य की है? तो वो अरुणाचल प्रदेश की। यहाँ तक बात क्लियर? फिर एक चीज मैं आपको बता दूं कि हाईएस्ट पॉपुलेशन किस यूटी की थी? तो वो दिल्ली की थी। और पॉपुलेशन डेंसिटी में भी देखा जाए तो दिल्ली सबसे ज्यादा है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में अगर देखा जाए पॉपुलेशन की, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ की थी? दिल्ली की थी। लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात की जाए तो वो भी कहाँ की है? दिल्ली की, ठीक है। और हम बात करें अगर पॉपुलेशन डेंसिटी किस यूटी की सबसे कम है, तो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कम कहाँ की थी? लक्षद्वीप की थी। लेकिन सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है? वो अंडमान निकोबार की। कहाँ की है? अंडमान निकोबार। आप सभी लोग देखते हो कि बूंदी बूंदी से छपा होता है ना, वो अंडमान निकोबार मैप वगैरह में आप देखो ना, बाकी बहुत बड़ा है लेकिन दिखता है बूंदी बूंदी। अच्छा, अब देखते हैं क्या एस सी एस टी पॉपुलेशन, ठीक है। अगर हम बात करें कि हमारे भारत में जितने लोग हैं, ठीक है, कितने परसेंट एस सी हैं और कितने परसेंट एस टी, अगर हम बात करें परसेंटेज में, तो हमारे भारत में 16.6% कितने लोग हैं? एस सी, मतलब शेड्यूल कास्ट है, और 8.6% एस टी, ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि एस टी हमारे 8.6 है, 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16, मतलब एस टी अगर हमारे 8.6 है तो उसका आप मतलब 8 दूनी 16 कर देना, ठीक है, वो आपका कौन हो जाएगा? एस टी का पॉपुलेशन हो जाएगा, ठीक। आप थोड़े बहुत चीजों को अगर आप ट्रिक लगाओगे अपने ढंग से ना, तो आपको वो चीजें याद हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इसके भी कुछ महत्वपूर्ण चीज देख लेते हैं। जैसे अगर बात की जाए कि किस राज्य की सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन कहाँ पे है, तो वो उत्तर प्रदेश में। और एसटी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे, किस राज्य में है? अगर राज्य की बात की जाए तो मध्य प्रदेश। अगर बात करें किस केंद्र शासित प्रदेश की सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन है, तो वो दिल्ली में। और एसटी पॉपुलेशन किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो वो लक्षद्वीप में, ठीक। यहाँ तक बात आपको क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब पूछता है सेक्स रेशियो क्या होता है, ये लिंग अनुपात क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल्स है, ठीक है। 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल्स है, वही आपका क्या है? सेक्स रेशियो है। यही चीज यहाँ पे आपको लिखा भी मिलेगा, ठीक है, यही चीज आपको लिखा है कि सेक्स रेशियो इन इंडिया इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द पॉपुलेशन, ठीक है, जो चीजें मैंने आपको बताया। अब बात करें कि एडल्ट सेक्स रेशियो की, तो वो क्या है? 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स है, ठीक है। 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स है। ये चीजें जो आप देख रहे हो वो सारी चीजें क्या हुई? जनगणना हुआ। मतलब क्या कि हम डोर टू डोर गए, ठीक है, हमें चीजों को कलेक्ट किया, फिर हमने देखा। भाई देखो, जैसे मान लो कि सरकार अगर जनगणना करा रही है तो ये तो है नहीं कि ठीक है आपके यहाँ के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो आएंगे जनगणना करें। भाई वो लोगों को निकालेंगे कि ठीक है आप क्या कहते हैं, ग्रामीण इलाकों को आप देखो, ठीक है, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे आपको देखना है, ठीक है, आप देखो क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर वो स्टेट, ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। अब हम आप तो करने गए नहीं है तो हम लोग को ज्यादा नॉलेज तो होगा नहीं, लेकिन ऐसे ही होती, ठीक है। अब बात करें कि किस राज्य की सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है, तो केरल। मतलब केरल में क्या है कि 1000 अगर मेल्स हैं, 1000 मेल्स हैं तो वहां पे 1084 क्या? फीमेल्स,
ठीक है, तो इसका मतलब काफी अच्छा सेक्स रेशियो वहाँ का है। और सबसे कम कहाँ का है? हरियाणा का। हरियाणा में आप डाटा देख ही रहे हो। फिर अगर यूटी की बात करें तो पुडुचेरी में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है, हाईएस्ट है। और लोएस्ट की बात करें यूपी की तो वो दमन एंड दीव है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो कि आपको याद करनी है। ठीक है, इसका कोई और चारा नहीं। ठीक है, अब बात करें लिटरेसी रेट मतलब साक्षरता दर। ठीक है, साक्षरता दर की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ पे जो टोटल लिटरेसी रेट है इंडिया की वो 74.4% है। इसका मतलब क्या है कि 74.4% लोग क्या है हमारे यहाँ पे शिक्षित हैं। ठीक है, अब बात की जाए कि मेल्स कितने परसेंट अपने यहाँ पे शिक्षित हैं, वो तो 82.14%। ठीक है, 82.14% अपने भारत के टोटल मतलब मेल देखा जाए तो इतने परसेंट आपके मेल्स क्या है शिक्षित हैं। लेकिन फीमेल्स की बात की जाए तो भाई काफी कम है, 65.46। इसका एक मेन कारण ये भी हो सकता है कि आप देखे होंगे ग्रामीण इलाके से जो लोग जुड़े होंगे वो देखते होंगे कि यहाँ पे लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता। ठीक है, 18-19 साल 20 साल की हुई तो उनकी शादी हो। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि भाई फीमेल्स की जो लिटरेसी रेट है वो परसेंट में देखा जाए तो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर है? अच्छा, अगर हम बात करें हाईएस्ट लिटरेसी रेट की किस राज्य की है तो वो केरल। ठीक, केरल आपने देखा कहाँ पे सेक्स रेशियो में भी काफी हाईएस्ट पे था और लिटरेसी रेट में भी काफी। इसीलिए आप देखते होंगे कि केरल से ही काफी साइंटिस्ट वगैरह देखते होंगे आप साउथ के ही आपको मिलेंगे। ठीक है, साउथ के ही मिलेंगे आपको। क्यों, ऐसा क्यों कारण है बताओ? आप कमेंट बॉक्स में डालो क्या ऐसा कारण हो सकता है कि साउथ के लोग ही क्या कहते हैं सबसे पढ़े लिखे होते हैं और हम यूपी बिहार के लोग थोड़े बहुत, समझ रहे हो ना? हाँ, अच्छा, अब देखो यूपी बिहार का नाम लिया तो यहाँ पे आ गया क्या, लोएस्ट लिटरेसी रेट अगर देखा जाए किस राज्य की तो बिहार की। बिहार की। लेकिन अब क्या करोगे, अब एक काम करो कि लिटरेसी रेट आप लोग इतना अपना बढ़ा लिया जाए, हम लोग अपना बढ़ा लिया जाए जो यूपी बिहार के हैं, कि अगली बार जब कभी जनगणना हो, अगली बार जब कभी जनगणना हो तो हम लोग केरल को आगे कर दें। ठीक है, मतलब केरल से आगे हो जाए। ठीक है, ये चीज हम लोग करना है। फिर बात करते हैं अगर हम लिटरेसी रेट की केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा कहाँ पे है तो लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप की। और लोएस्ट यूटी की बात करें लिटरेसी रेट में तो दादर नगर। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, जितना हो सकता है मैं आपको इजी वे में बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये चीज़ों को काफ़ी चीज़ों को छांट करके आपके यहाँ पे पेश किया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा खर्रा ही ले आया आप उसमें से कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ों को भाई मेहनत लगती है तब जाके ये चीज़ें बनती हैं। तो जो लोग पूरी वीडियो हमारी देखे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जितना हो सकता था मैंने उसको किया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक जरूर करना और जिसको जरूरत हो उसको आप सेंड कर दो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अपने बाबा को सेंड कर दो, मैं कह दिया कि आप सेंड करो तो आप बाबा को सेंड कर दिए। ठीक है, अब दादी को कर दिए जिनको उससे काम ही नहीं है। ठीक, भाई जो जिसको जरूरत है उसको ही आप भेजो। ठीक है, थैंक यू सो मच।